हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय 2020 का जो है पहला सेट चालू कराया जा रहा था, जिसका एक क्वेश्चन जो है शेष बच गया था, जो कि आज के इस लेक्चर में चालू कराया जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन है यहाँ पर कि सफ़ेद फास्फोरस से फास्फीन बनाने की विधि। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फास्फीन बनाने की विधि की बात हुई है। तो जो फास्फीन है, इस बार जो 30% सिलेबस कम किया गया उसमें से ये टॉपिक हटा दिया गया, यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको तैयार नहीं करना है। तो इससे आपको जो है तैयार बिल्कुल नहीं करना है, इसमें आपको समय बर्बाद नहीं करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अथवा में इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अथवा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि क्लोरीन बनाने की 2 विधियों तथा 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको क्लोरीन बनाने की 2 विधियों, इसके अलावा जो है रासायनिक गुणों के 3 रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में जो अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो इसमें आपको क्लोरीन बनाने की विधियाँ लिखना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन बनाने की विधियाँ, और इनके जो है आपको रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखने हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली विधि क्या है, इसमें प्रबल ऑक्सीकारक का प्रयोग करके जो है यहाँ पर हम लोग क्लोरीन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक या फिर बोल सकते हैं आप ऑक्सीकारकों, जैसे कि आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं MnO2, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप KMnO4 का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर इनमें से किसी की अभिक्रिया आप HCl से कराएंगे, तो अगर HCl से आप यहाँ पर अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें जो है क्लोरीन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे HCl से अभिक्रिया कराने पर Cl2 यानी कि क्लोरीन का निर्माण होता है, क्लोरीन का निर्माण होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे कि आपको बता दिया गया MnO2, इसके अलावा KMnO4 या फिर K2Cr2O7, इनकी जो है HCl से अगर आप अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें जो है क्लोरीन का निर्माण होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, इसे हम लोग प्रयोगशाला विधि भी कहते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ऑक्सीकारक हम लोग प्रयोग करते हैं MnO2, इसकी क्रिया आपको किससे करानी है, HCl से करानी है। तो जब इसके साथ यहाँ पर इसे हम लोग गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर इसमें जो है यहाँ पर Mn, ध्यान दीजिए यहाँ से Mn निकलेगा और यहाँ से इसमें से Cl। तो यहाँ पर बनेगा पहले तो आपका MnCl2, इसके अलावा इसमें जल निकलेगा यानी कि H2, और साथ में इसमें जो है यहाँ पर क्लोरीन गैस यानी कि Cl2, यहाँ पर क्लोरीन निकलेगी। तो इस प्रकार ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है क्लोरीन का निर्माण होगा। इस समीकरण को अगर आपको संतुलित करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H2 दिया गया, यहाँ पर H है, इसका मतलब पहले तो हाइड्रोजन ध्यान दीजिए यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर इनकी संख्या बराबर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो Cl है यहाँ पर भी Cl2 हो गया और यहाँ पर भी Cl2 हो गया, इसका मतलब इधर क्लोरीन कितने हो गए, 4। तो क्लोरीन बराबर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 4 से गुणा कर दीजिए, तो क्लोरीन तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने हो गए, 4। तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए आपको यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दिए गए हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसमें यहाँ पर ये बन गया है, इससे आप बोल सकते हैं क्लोरीन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो प्रबल ऑक्सीकारक है, जब इसकी क्रिया आप HCl से कराएंगे, यहाँ पर HCl जो प्रयोग किया जाएगा ये सांद्र होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। जब सांद्र HCl से इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें जो है यहाँ पर क्लोरीन का निर्माण होता है। आप यहाँ पर जो है ऑक्सीकारक MnO2 की जगह पे KMnO4 का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपने प्रयोग किया KMnO4, अगर आप इसका प्रयोग करेंगे और इसकी क्रिया जो है यहाँ पर HCl से कराएंगे, यानी कि HCl के साथ इसे यहाँ पर गर्म करेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें बनेगा पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, इसके अलावा इसमें बनेगा आपका MnCl2, साथ में इसमें जल निकलेगा और इसके साथ जो है इसमें क्लोरीन यानी कि Cl2। इस प्रकार से भी यहाँ पर क्लोरीन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप इस समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप गुणा कर दीजिएगा 16 से। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको गुणा करना होगा 2 से यहाँ पर,
और अगर यहाँ से आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर mn दिया गया है, यहाँ पर इसकी संख्या बराबर करने के लिए 2 से कर दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर k और यहाँ पर k कितने हो गए, 2 हो गए। तो इनकी संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पर भी आप 2 से गुणा कर दीजिए। इसके अलावा हाइड्रोजन यहाँ पर 16 है और यहाँ पर ध्यान दीजिए 2, तो हाइड्रोजन बराबर करने के लिए 8 से गुणा करिए, तो यहाँ पर 8 दूनी 16। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए, 16। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 हो जाएंगे 6 और 2 ये दिए गए 8, यानी कि यहाँ पर आप सीधे 5 से गुणा करिए, तो 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएंगे और 6 ये हो जाएंगे। इस प्रकार क्लोरीन भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है क्लोरीन बन जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका क्लोरीन। तो इस प्रकार जो है प्रबल आक्सीकारक का प्रयोग करके जो है क्लोरीन का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी विधि, इसमें हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर पर जो है हम लोग HCl या फिर इसके स्थान पर जो है H2SO4 का प्रयोग भी कर सकते हैं आप। H2SO4 की क्रिया द्वारा तो ये आप लोग याद रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर पर जो है HCl या फिर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा भी जो हम लोग क्लोरीन का निर्माण करते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करेंगे यानी कि CaOCl2, इसकी क्रिया आप करा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर H2SO4 से, तो जब इससे यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी तो इसमें पहले तो बनेगा आपका CaSO4, यानी कि यहाँ से ये Ca और यहाँ से ये SO4 निकल जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें H2O यानी कि जल बन जाएगा आपका, H2 यहाँ से और एक O ये आ जाएगा। इसके अलावा इसमें बनेगा क्या, Cl2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा Cl2। इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्लोरीन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है क्लोरीन के निर्माण की आप 2 विधियाँ बता सकते हैं। अब इसके अलावा जो है आपको इसमें रासायनिक गुणों के जो है रासायनिक समीकरण के बारे में बताना है। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे रासायनिक गुण, तो यहाँ पर रासायनिक गुणों के जो है आपको रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो सबसे पहला गुण ध्यान दीजिए, यहाँ पर NaOH से क्रिया, तो यहाँ पर जो आपका क्लोरीन है इसकी क्रिया हम लोग NaOH से कराएंगे। और यहाँ पर NaOH से क्रिया आप 2 प्रकार से करा सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर जो आपने NaOH प्रयोग किया है, अगर ये ठंडा और तनु है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं ठंडा व तनु। अगर आपने ठंडा व तनु NaOH प्रयोग किया और इसकी क्रिया जो है Cl2 से कराई, तो इसमें आपका बनेगा NaCl, साथ में यहाँ पर बन जाएगा आपका NaO, इसके अलावा Cl और साथ में इसमें निकलेगा यहाँ पर जल यानी कि H2O। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी Na है, यहाँ पर भी Na है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना होगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बना है, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। आप नाम नोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। और ये जो बना है इससे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये होता है सोडियम क्लोराइड और ये होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पर इसकी जगह पर आपने जो है गर्म व सांद्र NaOH का प्रयोग किया, ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर NaOH यहाँ पर आपने जो प्रयोग किया, अगर ये गर्म है और इसके अलावा सांद्र है, तो अगर आपने सांद्र और गर्म NaOH का प्रयोग किया और इसकी क्रिया जो है क्लोरीन यानी कि Cl2 से करा दी, तो इसमें आपका बनेगा NaClO3। इसके अलावा इसमें बनेगा यहाँ पर NaCl और साथ में इसमें निकलेगा यहाँ पर जल यानी कि H2O। अगर यहाँ पर आप इसे संतुलित करेंगे तो यहाँ पर गुणा होगा 6 से, इसके अलावा यहाँ पर गुणा होगा 5 से, क्योंकि 5 ये हो जाएंगे, 1 ये हो जाएगा, तो 6 Na हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग 3 से, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर हो गए, 5 ये हो गए और 1 ये हो जाएगा, 6 ये भी हो गए। इसके अलावा यहाँ पर गुणा करना होगा आपको 3 से। इस प्रकार ये समीकरण यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ये बना है NaClO3, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोरेट। नाम आप नोट कर सकते हैं, इसका नाम सोडियम क्लोरेट। और इसके अलावा इससे आप जानते हैं इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसमें आपका सोडियम क्लोराइड के साथ बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइड और इसमें आपका यहाँ पर बनता है सोडियम क्लोरेट। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये हो गई इसकी पहली अभिक्रिया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका दूसरा गुण याद रखिएगा, विरंजक गुण। विरंजक गुण, तो
तो इसमें आप लोग याद रखें कि क्लोरीन जो है एक प्रबल विरंजक है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है यानी कि Cl2 है, इसमें जो यहाँ पर नमी होती है, याद रखिएगा यहाँ पर जो नमी की उपस्थिति है इसमें पदार्थों को जो है ये विरंजित कर देती है। याद रखिएगा क्लोरीन जो है नमी की उपस्थिति में पदार्थों को जो है विरंजित कर देती है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसमें यहाँ पर ये जो है नमी की उपस्थिति में पदार्थों को विरंजित कर देगी, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति के कारण जो है ऐसा होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसका विरंजक गुण जो है इसकी ऑक्सीकरण प्रवृत्ति के कारण होता है। तो यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। अब इसके बाद तीसरा ध्यान दीजिए, क्लोरीन जल की पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI से क्रिया। तो यहाँ पर जो क्लोरीन जल होता है आपका यानी कि Cl2, अगर इसकी क्रिया हम लोग पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI से करा दें तो इसमें से जो आयोडीन है वो विस्थापित हो जाएगा, यानी कि I2 जो है इसमें से निकल जाएगा और इसमें यहाँ पर बन जाएगा आपका पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl। और यहाँ पर जो विलेन बचेगा उसका कलर जो हो जाएगा वो बैंगनी हो जाएगा। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर जो ये प्रयोग किया गया ये आपका हो जाएगा क्लोरीन जल और KI आपका पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए 2 से इसमें गुणा करेंगे और 2 से यहाँ पर करेंगे क्योंकि Cl2 है और यहाँ पर Cl बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्रिया होगी। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं इसमें कि क्लोरीन का जलीय विलयन जो है वो क्लोरीन जल कहलाता है। क्लोरीन का जो जलीय विलयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरीन जल कहते हैं। और क्लोरीन जो है यानी कि क्लोरीन जल की क्रिया जो है ये पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च विलयन से कराने पर क्लोरीन जो है आयोडीन को, याद रखिएगा यहाँ पर जो आयोडीन है इसको यहाँ पर विस्थापित कर देती है। इस कारण विलयन का जो रंग होता है वो नीला बैंगनी हो जाता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 28 में है, ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र के पक्ष में 5 रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर जो आपको ग्लूकोज के फिशर संरचना सूत्र से संबंधित जो है 5 रासायनिक समीकरण लिखने हैं। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहला समीकरण इसमें आप बता सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोक्सी एमीन से अभिक्रिया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्लूकोज की हाइड्रोक्सी एमीन से अभिक्रिया। तो पहली अभिक्रिया यहाँ पर जो होगी वो हाइड्रोक्सी एमीन से कराएंगे हम लोग। तो इसका सूत्र होगा CHO, इसके अलावा CHOH का होल 4, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार से इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे यहाँ पर NH2OH से, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो यहाँ पर जब इससे क्रिया होगी तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका बनेगा CH, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड NOH, इसके अलावा CHOH का होल 4, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो ये जो बना है इससे बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्जिम। आप लोग इसका नाम याद रखिएगा, इससे बोला जाता है ग्लूकोज ऑक्जिम। इस प्रकार से यहाँ पर जब ग्लूकोज की हाइड्रोक्सी एमीन से अभिक्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनेगा आपका ग्लूकोज ऑक्जिम। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी दूसरी अभिक्रिया, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया, यानी कि HCN से अभिक्रिया तो जब हाइड्रोजन साइनाइड से यहाँ पर अभिक्रिया कराई जाएगी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं CHO, यहाँ पर हो जाएगा CHOH का होल 4, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इसकी क्रिया आपको करानी है हाइड्रोजन साइनाइड से यानी कि HCN से। तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया था C, तो यहाँ पर इसमें जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन, इसके अलावा OH और यहाँ पर हो जाएगा CN। इसके अलावा आप लिख सकते हैं CHOH का होल 4 और यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इस प्रकार से तो ये जो बना हुआ है इसे बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन,
इसका नाम आप लिख सकते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये बन जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा, ग्लूकोज की जो है यहाँ पर हाइड्रायोडिक अम्ल से क्रिया यानी कि HI से क्रिया। तो यहाँ पर जो है हाइड्रायोडिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा आपका CHO, यहाँ पर आप लिख सकते हैं CHOH का होल 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। तो ये हो जाएगा ग्लूकोज। इसकी क्रिया आपको करानी है HI से। तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो फास्फोरस की उपस्थिति में होगी। इसके अलावा टेम्परेचर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पर जो बनेगा सबसे पहले यहाँ पर बनेगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा CHI, और इसके अलावा यहाँ पर बनेगा CH2 का होल थ्राइस, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। इस प्रकार से इतना होगा। और यहाँ पर इसकी क्रिया जो होगी वो फिर से होगी HI से फास्फोरस की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग दोबारा से कराएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आप लिखेंगे CH2 का होल 4, इस प्रकार से। इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं N हेक्सेन, यहाँ पर बनेगा N हेक्सेन। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसकी तीसरी अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ पर ये जो बना हुआ है इससे आप बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान, इसका नाम याद रखिएगा 2-आयोडोहेक्सेन। यहाँ पर ये हो जाएगा 2-आयोडोहेक्सेन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2-आयोडोहेक्सेन और इसके अलावा ये N हेक्सेन। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिए चौथी अभिक्रिया यानी कि नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। नाइट्रिक अम्ल आपका होता है HNO3। इससे यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज की क्रिया कराएंगे। तो ग्लूकोज आपका हो जाएगा CHO, यहाँ पर आप लिख सकते हैं CHOH का होल 4 CH2OH। तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया हम लोग HNO3 से कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा, ध्यान दीजिए, इसमें बन जाएगा COOH, इसके अलावा CHOH का होल 4, और यहाँ पर हो जाएगा COOH। इस प्रकार से इतना बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बना है इसे आप ग्लूकेरिक अम्ल बोल सकते हैं या फिर ग्लूकोनिक अम्ल, याद रखिएगा इसे आप बोल सकते हैं ग्लूकोनिक अम्ल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर पांचवी अभिक्रिया, यहाँ पर अब इसकी क्रिया आप करा दीजिए ब्रोमीन जल से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्रोमीन से अभिक्रिया। तो यहाँ पर ग्लूकोज आपका CHO, इसके अलावा CHOH का होल 4, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH। इसकी क्रिया आप करा दीजिए ब्रोमीन जल से यानी कि Br2 जल से। तो यहाँ पर बन जाएगा COOH, इसके अलावा बनेगा CHOH का होल 4 और COOH यानी कि ग्लूकोनिक अम्ल यहाँ पर भी बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप ग्लूकोज की यहाँ पर 5 अभिक्रियाएं दर्शा सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि हार्मोन पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि हार्मोन क्या होते हैं इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले इसमें बताया गया कि हार्मोन यानी कि ये जो है शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ है, यानी कि हार्मोन जो है ये विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न एक रासायनिक पदार्थ है जिनके कई महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियात्मक प्रकार हैं। ये जिन कोशिकाओं में बनते हैं वहाँ से लक्ष्य कोशिकाओं तक रक्त की धारा द्वारा पहुँचते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा हार्मोन्स का जो वर्गीकरण है और इनके कार्य जो हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि हार्मोन्स जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके कार्य भी जो है अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हार्मोन्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला हार्मोन्स आपका होता है स्टीरॉयड हार्मोन्स, और स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन, इसका कार्य क्या होता है, पुरुष जननांगों के कार्य तथा विकास का नियंत्रण करना। इसके अलावा दूसरा होता है एस्ट्रोजन, इसका कार्य होता है स्त्री जननांगों के सामान्य कार्य का नियंत्रण। इसके अलावा तीसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसका काम होता है यहाँ पर गर्भावस्था के विकास का नियंत्रण। और इसके अलावा इसमें चौथा होता है कोर्टिसोन, इसके बारे में याद रखिएगा इसका कार्य वसा। इसके अलावा अन्य हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवणों के उपापचय का नियंत्रण करना, यानी कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा।
इसके अलावा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा होता है आपका एमीन हार्मोन्स। और जो एमीन हार्मोन्स होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एपिनेफ्राइन, ये जो हार्मोन होता है इसके कार्य याद रखेगा हृदय गति तथा रक्त दाब को बढ़ाना। इसके अलावा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज तथा वसा से वसा अम्लों का अपचयन। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है थायरॉक्सिन, इसका कार्य याद रखेगा कि आक्सीकारक मेटाबॉलिज्म के वेग का प्रभाव तथा सामान्य विकास एवं वृद्धि का नियंत्रण करना। यानी कि जो एमीन हार्मोन है ये दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा होता है आपका पेप्टाइड हार्मोन। ये हार्मोन भी चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला होता है आपका ऑक्सीटोसिन, इसका कार्य याद रखिएगा कुछ विशेष मांसपेशियों तथा बच्चे के जन्म के समय जो है गर्भाशय का संकुचन इसी हार्मोन के कारण होता है। इसके अलावा वैसोप्रेलिन दूसरा होता है, इसका कार्य याद रखिएगा पिट्यूटरी बॉडी का मूत्र के रूप में जल के उत्सर्जन को रोकना। इसके अलावा तीसरा होता है इंसुलिन, यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। और चौथा होता है ग्लूकोजॉन, यानी कि रक्त ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। तो ये सभी जो है हार्मोन्स होंगे और ये उनके कार्य होंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि हार्मोन जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके कार्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बताया गया आपको, इसको आपको रटना है, यानी कि इसको आपको तैयार करना है, अच्छे से याद करना है। तो ये जो आपका पहला सेट था ये आज कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।